तो एफडी और आरडी दोनों बैंक के ही प्रोडक्ट हैं। दोनों में आपको फिक्स रेट पर ब्याज मिलता है। दोनों ही ऑप्शन काफ़ी सेफ हैं और दोनों में ही आप बैंक में पैसा निवेश करते हो। लेकिन इन दोनों ऑप्शन में काफ़ी बड़ा फर्क है। अगर आप इन दोनों ऑप्शन में 5 लाख रुपए पैसा निवेश करते हो तो एक ऑप्शन में बनेंगे आपके 10 लाख रुपए करीब करीब, और दूसरे ऑप्शन में बनेंगे आपके 7,22,000 रुपए। यानी कि आपका एक गलत डिसीजन अगर हुआ तो 2,78,000 रुपए का नुकसान हो सकता है। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ टोटल 5 चीज़ों पर बात करूंगा। पहली, एफडी क्या होती है, एफडी कितने टाइप की होती है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि एफडी तो एफडी होती है, एफडी के क्या ही टाइप होते हैं, लेकिन एफडी अलग अलग टाइप की होती है, तो ये भी जानेंगे। दूसरा पॉइंट है कि आरडी क्या होता है, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट क्या है और इसमें किसको पैसा निवेश करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि अगर आप इन दोनों ऑप्शन में 5-5 लाख रुपए पैसा निवेश करते हो तो किस ऑप्शन में आपके ज़्यादा रिटर्न बनेंगे। और चौथा पॉइंट है कि अगर आप इन दोनों ऑप्शन में पैसा निवेश करते हो तो इन दोनों ऑप्शन में टीडीएस और टैक्स का क्या पूरा सिस्टम रहता है, किसमें कितना टीडीएस और कितना टैक्स लगता है। और पांचवें पॉइंट में हम बात करेंगे कि अगर आपको पैसा निवेश करना है तो ये दोनों ऑप्शन में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर आपको इन दोनों ऑप्शन में पैसा निवेश करना है तो ऐसा कौन सा तरीका है जिसके थ्रू आप आसानी से पैसा निवेश कर सकते हो। देखते रहिए। तो अब समझते हैं कि एफडी होती क्या है। तो एफडी, जैसा इसका पूरा नाम है, फिक्स्ड डिपॉजिट, ऐसा इसका काम है। इसमें सारी चीज़ें पहले से ही फिक्स होती हैं। इसमें आप कितना पैसा निवेश कर रहे हो, कितने टाइम के लिए कर रहे हो और कितना आपको इस पर ब्याज मिलेगा, ये सारी चीज़ें पहले से ही फिक्स होती हैं। इसे बोलते हैं एफडी। इसमें एक तरीके से आप बैंक को पैसा ब्याज पर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी एफडी क्रिएट की 5 लाख रुपए की, तो उस पर आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, ये पहले से ही फिक्स होता है। 5 लाख रुपए आप निवेश कर रहे हो, ये भी पहले से फिक्स होता है। एंड कितने टाइम के लिए आप ये पैसा निवेश कर रहे हो, ये सारी चीज़ें पहले से ही फिक्स होती हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं बैंक को ब्याज पर पैसा दे रहा हूँ, मैं बैंक को लोन दे रहा हूँ, तो फिर बैंक उस पर कैसे मुझे इंटरेस्ट दे रहा है। तो अब समझते हैं कि प्रोसेस काम कैसे करता है। तो जब आप बैंक को पैसा देते हो ब्याज पर, बैंक इस पैसे को आगे किसी और को लोन पर देती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को होम लोन के लिए पैसा चाहिए, या किसी को कार लोन के लिए पैसा चाहिए, किसी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। तो बैंक क्या करता है, बैंक आपसे जो पैसा लेता है वो लेता है 6 से 7% पर, यानी आपको 6 से 7% का सालाना ब्याज देगा। उसी पैसे को ये दूसरे जिसको जरूरत है उसको ये 12%, 13% या 14% पर देता है। तो जहां से अब इसको 12% की कमाई हो रही है उसमें से 6 से 7% आपको दे देगा। बाकी बचे हुए में से अपने एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह सब कुछ लेन देन करके जो भी इसका जो बाद में बचता है ये उसका प्रॉफिट होता है। ये है पूरी एफडी की कहानी। अब समझते हैं कि एफडी कितने प्रकार की होती हैं। तो एफडी 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है क्यूमुलेटिव एफडी। एक तो इनके नाम, तो ये एफडी काफ़ी बेहतर होती है। इसमें एक तरीके से आपको ब्याज पे ब्याज मिलता है। इसमें जब आप पैसा निवेश करते हो तो आप अपना सेटलमेंट खुद से चूज करते हो कि मंथली होगा या क्वार्टरली होगा। तो जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसमें 5 लाख रुपए पैसा निवेश किया और 1 महीने बाद आपका 200 रुपये ब्याज बन गया। ये मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो अब आपके 1 महीने बाद हो गए 5,02,000 रुपये। तो अब अगले महीने 5,02,000 रुपये पे आपको ब्याज मिलेगा। यानी कि जो आपका ब्याज था ये आपका मूलधन में जुड़ जाता है, यानी प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। तो अब इस पर भी आपको अगले महीने ब्याज मिलेगा, यानी कि आपको ब्याज पर ब्याज मिल रहा है। इसकी वजह से ये एफडी काफ़ी बेहतर है और इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। तो अगर आप एक लंबे समय के लिए एफडी में पैसा निवेश करना चाहते हो तो हमेशा क्यूमुलेटिव एफडी में पैसा निवेश करो, इसमें आपको ब्याज पर ब्याज मिलता है। दूसरी एफडी है नॉन क्यूमुलेटिव एफडी। इसमें आपको ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपए पैसा निवेश किया नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में, तो 1 महीने बाद अगर उसकी वैल्यू होती है 5,02,000 रुपए, तो अब अगले महीने का जो ब्याज मिलेगा वो सिर्फ आपको 5 लाख पर ही मिलेगा। जो 200 रुपए आपका ब्याज बना है ये आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि इसमें जो भी इनकम होती है वो बजाय उसमें ऐड करने के ही आपको दे दी जाती है। तो ये उनके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन है जिनको ब्याज चाहिए, यानी कि उनको मंथली इनकम चाहिए। तो सीनियर सिटीजन है जिनको पैसे की ज़रूरत होती है या आपको भी पैसे की ज़रूरत है, तो ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। लेकिन क्योंकि इसमें ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता, आपका जो भी रिटर्न होता है वो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आपको दे दिया जाता है। इसकी वजह से जो क्यूमुलेटिव एफडी थी उसके कंपैरिजन में इसमें आपके रिटर्न कम बनते हैं। तीसरी एफडी है फ्लेक्सी एफडी। और फ्लेक्सी एफडी यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके सेविंग बैंक अकाउंट में एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल वो लिमिट सेट कर दी 50,000 रुपए की और एफडी की लिमिट सेट कर दी 10,000 रुपए की।
तो जैसे ही आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उसी टाइम एक 10,000 रुपए की एफडी आपके सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक होकर ओपन हो जाएगी। यानी कि अब आपके बैंक अकाउंट में टोटल 60,000 रुपए हैं, लेकिन कायदे से आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपए हैं। बाकी के जो 10,000 हैं उस पर आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा, और ये एफडी ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से ही कनेक्ट है। तो जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी, फॉर एग्जांपल अब आपको 5,000 रुपए की जरूरत है, तो जैसे ही आप 5,000 रुपए अपने अकाउंट से विड्रॉ करोगे, जैसे नॉर्मली आप करते हो, तो ये 10,000 रुपए की एफडी में से पहले पैसे नहीं ब्रेक होंगे, पहले आपके वहां से ब्रेक होंगे जो आपके बैंक अकाउंट में डले हैं। लेकिन इन केस आपको 55,000 रुपए की जरूरत है, तो फिर उस केस में भी आपके 5,000 रुपए इस एफडी से ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि इस एफडी में से विड्रॉ हो जाएंगे और वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। बचे हुए 5,000 रुपए की एफडी एज इट इज चलती रहेगी, यानी कि इसमें आपको लिक्विडिटी भी मिल रही है। आपको कोई भी एफडी अलग से जाके ब्रेक नहीं करनी है कि भाई मेरा पैसा एफडी में डला हुआ है, मैं पहले उसे ब्रेक करूंगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपकी डायरेक्टली एफडी से पैसा आप अपना कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, और जो बाकी की बची हुई एफडी का अमाउंट है उस पर आपको एज इट इज ब्याज मिलता रहेगा। इसमें आपको लिक्विडिटी का काफी अच्छा ऑप्शन मिलता है। एंड एक चीज और है, ये हर बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता, खास करके जो प्राइवेट बैंक है वही आपको ये ऑप्शन देते हैं। तो ये एफडी उनके लिए काफी बेहतर ऑप्शन है जिनका पैसा बेफिजूल में बैंक में काफी ज्यादा डला रहता है, उसका वो काफी टाइम तक यूज नहीं करते। तो बेहतर है अपने बैंक अकाउंट में एक फ्लेक्सी कैप एफडी ओपन कर दीजिए, यानी कि एक जो उसमें ऑन का बटन होता है, अगर आप अपना नेट बैंकिंग लॉगिन करोगे तो वहां से फिर आपका जो फालतू का पैसा डला हुआ है उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो अब 3 तरह की एफडी आपने जान ली, एक कम्युलेटिव एफडी, दूसरी नॉन कम्युलेटिव एफडी और तीसरी फ्लेक्सी एफडी। अब एफडी कोई भी हो, एक रूल उन सब में अप्लाई होता है, वो भी समझ लीजिए। जो गवर्नमेंट आपको एफडी पर गारंटी देती है वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक के अमाउंट पर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बैंक में एफडी की 6 लाख रुपए की, और कल को अगर वो बैंक किसी भी तरीके से डूब गया तो आपको सिर्फ 5 लाख ही उस केस में वापस मिलेंगे। 6 लाख मतलब आपका जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा था वो आपको नहीं मिलेगा। एंड दूसरे केस में अगर आपने किसी बैंक में एफडी की 3 लाख रुपए की और उसका इंटरेस्ट हो गया 1 लाख रुपए, तो जब बैंक डूब रही है या डूब चुकी है उस केस में आपकी 4 लाख रुपए वैल्यू है या 5 लाख रुपए वैल्यू है, तो उस केस में भी आपको 4 लाख या 5 लाख रुपए आसानी से मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है, आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यानी मूलधन और ब्याज दोनों जोड़कर जो भी अमाउंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही मिल सकते हैं। उससे ज़्यादा अमाउंट अगर आपका होगा तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ये जानना आपके लिए इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जो छोटे बैंक होते हैं लोग अक्सर उनमें जाके एफडी क्रिएट करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको ज़्यादा ब्याज मिलता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए कि किसी भी एक बैंक में जाके बड़े अमाउंट की एफडी क्रिएट मत करो, उस एफडी को अलग अलग बैंक में बांट दो। यानी कि अगर आपको 12 लाख रुपए की एफडी करनी है तो उस केस में आप 4-4 लाख रुपए की एफडी 3 अलग अलग बैंक में जाके कर सकते हो। तो उस केस में अगर बैंक में कल को प्रॉब्लम भी होगी तो आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा, उसमें गवर्नमेंट की गारंटी हमेशा रहेगी। तो अब समझते हैं कि आरडी क्या है, यानी रिकरिंग डिपॉजिट क्या है। तो एफडी का ये उल्टा कह सकते हो आप इसे। एफडी में आप एक फिक्स अमाउंट यानी एक मुश्त राशि आप एक बार में ही पैसा एफडी में डाल रहे थे, एफडी में आप पैसा निवेश कर रहे थे। लेकिन आरडी में आपके पास एक साथ पैसा नहीं होता, आप किस्तों के थ्रू यानी हर महीने कुछ कुछ किस्त दे दे के वहां पर पैसा कलेक्ट करते हो, वो होती है आरडी। यानी इसमें आपका एक फिक्स अमाउंट, एक किस्त होती है एक तरीके से, वो आपकी आरडी में जाके पैसा निवेश होता है और उस पर आपको एफडी की तरह ही ब्याज मिलता है। ये है पूरा आरडी का कॉन्सेप्ट। अब इसका यूज केस क्या है? तो इसका यूज केस ये है कि फॉर एग्जांपल आपको 2 साल बाद कोई बाइक लेनी है या 1 साल बाद कोई फ़ोन लेना है या 2 साल बाद आपको कोई लैपटॉप लेना है, तो उस केस में आपको हर महीने कुछ कुछ पैसा कलेक्ट करके यहाँ पर पैसा निवेश कर सकते हो एंड इस पैसे पर आपको ब्याज मिलता है। अब आप कह सकते हो कि यार ये चीज़ तो हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट में भी कर सकते हैं, आरडी में निवेश करने की क्या ज़रूरत है? तो सेविंग बैंक अकाउंट में आपको ब्याज नहीं मिलता ना, लेकिन आरडी में पैसा निवेश करने पर आपको इस पैसे पर ब्याज मिलता है। तो हर महीने अगर आप 5,000 रुपये पैसा निवेश करते हो तो उस पर आपको फिर 7% उसका ब्याज शुरू हो जाता है जब आप पैसा वो अपना आरडी में निवेश कर देते हो। तो बेसिकली ये उनके लिए काफ़ी सॉलिड ऑप्शन है जो हर महीने कुछ कुछ अमाउंट अपना सेविंग करके यहाँ पर रख सकते हैं, जहाँ पर इनको ब्याज भी मिलता है और उनकी सेविंग भी अच्छी खासी हो जाती है। अब कुछ लोग SIP और आरडी को कंपेयर करने लगते हैं कि भाई ये भी तो SIP की तरह है। तो देखो SIP काफ़ी अलग चीज़ है और आरडी काफ़ी अलग चीज़ है, इन दोनों को समझो पहले। अगर आपका गोल 1 से 3 साल के लिए कहीं पैसा कलेक्ट करना है, आपको कोई खर्चा करना है, तो उस केस में 1 से 3 साल के लिए तो आरडी काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको कैपिटल का रिस्क भी नहीं होता। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो और आप 1 से 5 साल के लिए पैसा कहीं निवेश करना चाहते हो
तो फिर आपको SIP करना चाहिए। चाहे आप गोल्ड में SIP कीजिए या आप इक्विटी में SIP कीजिए, लेकिन उसमें रिस्क भी होता है। लेकिन RD में कोई भी रिस्क नहीं होता है। तो इस केस में ना 1 से 3 साल के लिए RD काफ़ी सॉलिड ऑप्शन है, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, आपका 5 साल से ज़्यादा का होराइजन है, यानी 3 साल से ज़्यादा का होराइजन है, आप 5 साल 6 साल के लिए पैसा निवेश करना चाहते हो, तो उस केस में SIP को कोई भी बीट नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का सारांश ये निकल कर आता है कि RD में आप किस्तों के द्वारा पैसा निवेश करते हो और उस निवेश किए गए पैसे पर, यानी जो RD में पैसा है, उस पर आपको एक फिक्स रेट पर ब्याज मिलता है। तो अब रियल रिटर्न कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे FD का। तो FD में आप 5 लाख रुपए पैसा निवेश करते हो 7% के रेट ऑफ रिटर्न पर 10 सालों के लिए, और इसमें जो कंपाउंडिंग होगी वो होगी क्वार्टरली, यानी कि आपका 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा वो 3 महीने बाद प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया ना, ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तो बैंक में जो स्टैंडर्ड जो होता है वो क्वार्टरली सेटलमेंट होता है, कंपाउंडिंग वाला। तो यहाँ पर जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो आपका प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा हर 3 महीने में। तो यहाँ पर आपका फाइनल जो मैच्योरिटी अमाउंट निकल कर आता है वो है आपका 10 लाख रुपए, यानी कि जो आपके 5 लाख थे वो डबल हो गए, वो 10 लाख रुपए हो गए। यहाँ पर आपने इंटरेस्ट कमाया 5 लाख रुपए का। अब RD देखते हैं। तो RD में आपको 5 लाख रुपए पैसा निवेश करना है 7% के रेट ऑफ रिटर्न पर 10 सालों के लिए। तो क्योंकि RD में आप डायरेक्ट एक साथ पैसा निवेश ही नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको किस्तों में पैसा निवेश करना होगा। तो आप अगर 5 लाख रुपए पैसा निवेश करना चाहते हो तो आपकी 1 महीने की किस्त निकल कर आती है 4,167 रुपए की, यानी कि आपको 4,167 रुपए हर महीने किस्तों के थ्रू निवेश करने हैं 120 महीने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप RD में 5 लाख रुपए पैसा निवेश करते हो तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट निकल कर आता है 7,22,000 रुपए। यहाँ पर आपने इंटरेस्ट कमाया 2,22,000 रुपए, यानी कि FD और RD दोनों के बीच में 2,78,000 रुपए का डिफरेंस आया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार हमने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, सेम टाइम पीरियड के लिए किया और इंटरेस्ट रेट भी सेम था, तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया? तो इतना बड़ा डिफरेंस इस तरीके से आया क्योंकि FD में आपका 5 लाख रुपए पहले दिन से काम कर रहा था, यानी कि 5 लाख रुपए पहले दिन से ही उस पर ब्याज मिल रहा था, उस पर पहले दिन से ही कंपाउंडिंग काम कर रही थी। लेकिन RD में जब आप पैसा निवेश करते हो तो RD में आप किस्तों के थ्रू पैसा निवेश करते हो, तो यानी आपने टोटल 120 महीने में 5 लाख रुपए पैसे निवेश किए। लेकिन FD के केस में आपने एक दिन में ही 5 लाख रुपए निवेश कर दिए। अब बात समझ रहे हो? आपने RD में पहले महीने 4,167 रुपए पैसे निवेश किए एंड दूसरे महीने फिर आपने 4,167 पैसे निवेश किए। तो यहाँ पर सिर्फ 4,167 रुपए पर आपको पहले महीने ब्याज मिल रहा है, लेकिन FD के केस में आपको 5 लाख रुपए पर ही आपको पहले दिन से ब्याज मिल रहा है। तो क्योंकि इनका सिस्टम ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि FD में आप डायरेक्ट एक बार में ही सीधा पैसा जाके निवेश कर देते हो, लेकिन RD में आप किस्तों के थ्रू पैसा निवेश करते हो। इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पैसा ज़्यादा टाइम के लिए निवेश है और यहाँ पर काफ़ी कम पैसा निवेश रहता है ज़्यादा टाइम के लिए, एंड इसकी वजह से FD और RD के रिटर्न्स में ऑलमोस्ट दुगने का फर्क आता है। तो अब टैक्स और TDS को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में FD और RD पर TDS और टैक्स कैसे लगता है। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि जो भी FD और RD से आपको ब्याज मिलता है इस पर आपको टैक्स देना होता है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। यहाँ पर जो भी आपको ब्याज मिलता है ये रेगुलर इनकम में काउंट किया जाता है, यानी कि इस इनकम पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है, यानी जिस टैक्स ब्रैकेट में आप आते हो उसके अकॉर्डिंग आपको इस पर टैक्स देना होता है। अब TDS समझ लेते हैं। TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसमें होता क्या है कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी FD पर 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में उस इंटरेस्ट पर बैंक 10% का TDS काटकर गवर्नमेंट को जमा कर देता है। अब ये TDS क्यों काटा जाता है? हम डायरेक्टली भी तो टैक्स पे कर सकते हैं। TDS इसलिए काटा जाता है क्योंकि अगर एनी चांस आपने टैक्स नहीं भरा तो कम से कम गवर्नमेंट के पास कुछ हिस्सा पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से आप टैक्स भरने चले जाओगे। यानी कि एक्चुअल में ये है कि ये एक ITR भरने के लिए आपको मजबूर किया जाता है, क्योंकि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है लेकिन उस केस में भी आपका FD पर TDS कट गया तो फिर उस केस में भी आपको वो रिफंड लेने के लिए ITR फाइल करना पड़ेगा। तो TDS कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपका उस पर टैक्स नहीं बनता, जो भी आपका FD पर आपने ब्याज कमाया है, तो वो TDS आपको रिफंड हो जाता है जब भी आप ITR फाइल करते हो। तो अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपका जो ब्याज है वो 40,000 रुपए से ज्यादा होता है तो बैंक उस पर 10% TDS काटकर गवर्नमेंट को जमा कर देता है। अब इसमें एक चीज और है, अगर आपका पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, यानी FD से लिंक नहीं है, तो उस केस में ये TDS 20% तक भी हो सकता है। एंड अगर आपकी इनकम नॉन टैक्सेबल है, यानी उस पर टैक्स बनता ही नहीं है, तो उस केस में आप एक फॉर्म होता है 15G, उसे अपनी बैंक की ब्रांच में जाकर
जाके उसे फिल करके सबमिट कर सकते हो। इसके बाद आपका टीडीएस नहीं कटेगा। एंड इस फॉर्म में आप गलत डिटेल्स बिल्कुल मत भर देना, क्योंकि अगर किसी ने भी इसमें गलत डिटेल्स भरकर बैंक को सबमिट कर दिया तो उस केस में आप पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो अब एफडी के ब्याज पर जो टैक्स बनता है उसे समझते हैं टैक्स लैब के अकॉर्डिंग। तो टोटल इंटरेस्ट कमाया 10 सालों में 5 लाख रुपए। तो अगर तुम 5% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो इस पर आपका टैक्स होता है 25,000 रुपए। लेकिन इस केस में बैंक ने टीडीएस भी काटा होगा, क्योंकि 1 से 3 सालों तक तो हमारा इंटरेस्ट 40,000 से नीचे रहा, लेकिन क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग काम करेगी और इंटरेस्ट उसके प्रिंसिपल में ऐड होता रहेगा, तो तीसरी साल के बाद उस पर बैंक टीडीएस काट रहा होगा। तो जो टीडीएस उसने काटा होगा वो टोटल 3 से मतलब तीसरी साल से 10 साल तक के बीच में 30 से 35,000 रुपए उसने हमारा टीडीएस काटा होगा। तो इस केस में हमारा 35,000 रुपए तो टीडीएस कट गया। तो इसका नेट रिजल्ट ये आएगा कि जो भी आपका टीडीएस कटा था, जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो वो आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अब अगर आप 10% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो इस केस में आपका जो टैक्स बनता है वो है 50,000 रुपए और टीडीएस हमारा कटा है 35,000 रुपए। तो जब आप आईटीआर फाइल करने जाओगे तो उस केस में आपको सिर्फ 15,000 रुपए टैक्स पे करना है, क्योंकि हमारा 35,000 रुपए टीडीएस में कट गया था। तो इस तरीके से एफडी हो या आरडी हो, कहीं से भी हमारी इनकम होती है उस पर इस तरीके से टैक्स पे करना होता है। आरडी के केस में आपका जो टीडीएस है वो कटना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा ना। तो वहां पर जो आपका 40,000 की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस ही नहीं होगी, एंड अगर होगी भी तो काफी ज्यादा एंड में जाके होगी। तो उस केस में आरडी में आपका जो टीडीएस है वो कटने के चांसेस काफी कम है। तो अब एफडी या आरडी के लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। पहला कि अगर आप एफडी और आरडी में पैसा निवेश करते हो लेकिन उसे मैच्योरिटी से पहले ही विड्रॉ करते हो, यानी कि अगर आपने 10 साल के लिए या 5 साल के लिए किसी भी एफडी में या आरडी में पैसा निवेश किया लेकिन आपने उसे उस टाइम पीरियड से पहले ही निकाल लिया, तो जो भी आपका इंटरेस्ट उस पर बनता है उस पर आपको 1% की पेनल्टी देनी होगी। दूसरी चीज ये आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप एफडी या आरडी के थ्रू पैसा निवेश करते हो लेकिन मैच्योरिटी के बाद आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हो, यानी आपका पैसा मैच्योर हो गया, आप वो पैसा निकाल सकते हो, आपकी मैच्योरिटी डेट निकल चुकी है, तो अगर आपने वो पैसा नहीं निकाला और उसका कोई भी यूज़ नहीं किया तो उस केस में बैंक उस पैसे को वापस से रिन्यू कर देता है, यानी उतने ही टाइम पीरियड की एफडी वापस से क्रिएट कर देता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उस इंटरेस्ट रेट पर होता है जो उस टाइम पर चल रही होती है, यानी कि जो आपकी पिछली इंटरेस्ट रेट थी उस पर नहीं होता। ये जो नई इंटरेस्ट रेट अभी जो है मैच्योरिटी के टाइम, उस इंटरेस्ट रेट पर ये वाली एफडी आपकी वापस से री इन्वेस्ट कर दी जाती है। तो हमेशा अपने बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक करके रखिए, क्योंकि जब भी आपकी एफडी की मैच्योरिटी डेट पास आएगी उससे पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि आपकी ये वाली एफडी की मैच्योरिटी डेट आने वाली है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हो। तो अब सवाल आता है कि एफडी चूज करनी चाहिए या आरडी चूज करनी चाहिए। तो देखिए दोनों ही ऑप्शन बेहतर हैं, यहाँ पर किसी भी एक को डायरेक्टली चूज करना शायद वो सेंस नहीं बनाएगा। अगर आपके पास एक मुश्त राशि है, यानी आपके पास इकट्ठा पैसा है सीधा 1 लाख 2 लाख और आपको उस पैसे की जरूरत 2 साल बाद है या 3 साल बाद है या 1 साल बाद है, तो उस केस में एफडी काफी बेहतर ऑप्शन है। आप एफडी में वो सारा पैसा अपना पार्क कर सकते हो और उस पर आपको अच्छा ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा है ही नहीं और आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है या कोई चीज़ बाय करनी है, फॉर एग्जांपल बाइक है या आपको एसी लगवाना है या आपको नया फ़ोन लेना है, तो उस केस में आप आरडी के थ्रू धीरे धीरे करके पैसा कलेक्ट कर सकते हो और उस केस में भी आपको उस पैसे पर ब्याज मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, आरडी एक तरीके का जो आपका जो गुल्लक होता है ना, वही है कि आपका एक गुल्लक है, लेकिन उस गुल्लक में जब आप पैसा डालते हो तो उस केस में आपको उस गुल्लक पर ब्याज मिलने लगता है जब भी आप उसमें अपना पैसा डालते हो। और कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, बाकी दोनों ऑप्शन बढ़िया हैं। अगर आपके पास एक मुश्त राशि है तो आप एफडी में पैसा निवेश करिए, लेकिन अगर आपके पास एक मुश्त राशि नहीं है तो आप आरडी के थ्रू अपना पैसा कलेक्ट कर सकते हो और उसमें आप अपना पैसा निवेश कर सकते हो। अब एफडी के केस में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपना एफडी करने जाओ, फॉर एग्जाम्पल आपको 5 लाख रुपए की या 3 लाख रुपए की एफडी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं 5 लाख रुपए का, तो आपको 5 लाख रुपए सीधा जाके एक ही बार में एफडी में पैसा निवेश नहीं करना है, उसको किस्तों में निवेश करिए। फॉर एग्जाम्पल आप 1-1 लाख रुपए की 5 एफडी क्रिएट कर सकते हो और हर एक एफडी की मैच्योरिटी 1 साल बाद की रखिए और दूसरी वाली की हमेशा 2 साल बाद की रखिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए की एफडी क्रिएट की, इसकी मैच्योरिटी डेट है 1 साल बाद, जो दूसरा 1 लाख है इसकी मैच्योरिटी डेट रखिए 2 साल बाद, जो तीसरा 1 लाख है इसकी मैच्योरिटी रखिए 3 साल बाद। तो इस तरीके से आपका ना यहाँ पर एक लिक्विडिटी आपको मिलती रहेगी, क्योंकि हर साल में एक एफडी मैच्योर होगी और फिर उसके बाद आप उस पर एक्शन ले सकते हो। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो उस पैसे का आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो उस पैसे को आप वापस से एक नई एफडी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप इस तरीके से एफडी में निवेश करते हो तो इस केस में होगा क्या कि हर साल में आपकी एक एफडी मैच्योर होगी और अगर आपको उस टाइम पर पैसे की ज़रूरत होगी तो आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वापस से आप उसकी एफडी बना के दोबारा डाल दो।
लेकिन अगर आपने डायरेक्ट एक साथ पूरी एफडी बना के रख दी और आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, फिर आप इस पैसे को विड्रॉ करोगे तो ये प्री मैच्योर विड्रॉल हो जाएगा यहाँ पर। उस केस में आपका जो पूरा ब्याज है उस पर 1% की पेनल्टी लग जाएगी। तो इसकी वजह से हमेशा जब भी आपके पास एक बड़ा अमाउंट है या जितना भी अमाउंट है उसकी एक साथ एफडी क्रिएट मत करिए, उसको इंस्टॉलमेंट में उसकी एफडी बनाकर आराम से पार्क करिए। तो अब बात आती है ऑप्शंस के बारे में कि अगर आप इन दोनों ऑप्शन में पैसा निवेश करना चाहते हो तो ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जिनके थ्रू आप घर बैठे आराम से पैसा निवेश कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन तो जो मुझे लगता है वो है आपका मोबाइल बैंकिंग ऐप। जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसका एक मोबाइल बैंकिंग ऐप होता है, उसके थ्रू आप एफडी और आरडी में पैसा निवेश कर सकते हो। वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। जो भी आपका बैंक आपको फैसिलिटी देता है उसके थ्रू आप अपना आराम से पैसा निवेश कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इस ऐप को मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस ऐप का मैं यूज़ करता हूँ। मुझे यहाँ से कोई भी पैसे नहीं मिले, मेरा इनके साथ कोई भी लिंक वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। इस ऐप का नाम है स्टेबल मनी ऐप। इसके थ्रू मैं अपना इसमें एक आपको अच्छी फैसिलिटी ये मिलती है कि किसी भी बैंक में अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो वहाँ पर भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हो उस बैंक अकाउंट में। तो होता क्या है, जो भी छोटे बैंक होते हैं उनमें आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, जो बड़े बैंक हैं वो आपको इतना इंटरेस्ट रेट ऑफर नहीं करते। लेकिन छोटे बैंक में आपका बैंक अकाउंट नहीं होता तो आपको सिर्फ एफडी के लिए किसी भी बैंक में जाके आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं करना। आप स्टेबल मनी के थ्रू किसी भी बैंक में, चाहे आपका बैंक अकाउंट ना हो, उस केस में भी उस बैंक में आप अपना एफडी क्रिएट कर सकते हो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर। तो इसका मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो यूज़ करिए, नहीं लगता है तो आप बिल्कुल मत करिए। अब इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।